एवरीवन, कैसे हो आप सब? ओके, आई होप यू ऑल आर फाइन. ओके, अभी एक बात बोलो मुझे, हैव यू ऑल एवर स्टॉप्ड वाइल स्पीकिंग? कभी स्पीकिंग या राइटिंग के बीच में आपने स्टॉप किया है? हम सब ने किया है. क्यों? हमें सही वर्ड ढूंढना है, सही वर्ड नहीं मिल रहा है. वी आर नॉट एबल टू गेट द राइट वर्ड टू पुट इन दैट प्लेस. स्पीकिंग के बीच में हम रुक जाते हैं कभी कभी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द IELTS स्पीकिंग, ऐसे ही हम दोस्तों से बात करते हैं तो रुक जाते हैं कभी कभी सही वर्ड ढूंढने के लिए. दिस इज द सेम एज फिल इन द ब्लैंक्स. जब हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, यही होती है कि हमें सही वर्ड ढूंढना है और उसको हमें वहाँ बिठाना है. सो हेलो वंस अगेन, आई एम सुकन्या रॉय फ्रॉम Storm Overseas Gandhinagar, and today what we will be doing in our online class is we will be talking about how to solve our fill in the blanks in IELTS reading. ये एक क्वेश्चन है जिसमें लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. So let's dive in and see how we can approach this section of IELTS reading. Fine. So what you have to do first when you start solving fill in the blanks, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? आपको instructions पढ़ना चाहिए like any other question. तो पहले आपको instructions पढ़ना चाहिए and check in the instructions कि उन्होंने कितने words बोले हैं use करने के लिए blanks में. कभी one word होता है, कभी two words होते हैं, कभी not more than कुछ होता है. They will say please fill in the blanks with not more than 3 words. इसका मतलब जब not more than होता है, इसके मतलब आप 3 वर्ड से ज़्यादा वो blanks में नहीं लिख सकते हो. Not more than 3 words. लेकिन आप blank को 1 वर्ड से भी कर सकते हो, 2 वर्ड से भी कर सकते हो, 3 वर्ड से भी कर सकते हो, बट 3 वर्ड से ज़्यादा आप नहीं जा सकते हो. कोई स्टूडेंट्स को they have this doubt कि when they say not more than 3 words, that means I should be filling it up with 3 words. Is it compulsory to use 3 words? Not necessary. Not more than 3 words से ज़्यादा नहीं. तो ज़रूरत के मुताबिक आप 1, 2 या maximum 3 words use कर सकते हो. तो ये रहेगा instructions में. और एक चीज़ हमें इसमें याद रखना चाहिए कि नंबर अगर है, अगर नंबर 12, 1, 2 ऐसे डिजिट्स में लिखा है नंबर में, तो उसको दैट इज काउंटेड एज अ सिंगल वर्ड, उसको एक वर्ड माना जाता है. ओके. और अगर हाइफनेटेड वर्ड्स है लाइक समथिंग लाइक रन ऑफ द मिल, रन डैश ऑफ डैश द डैश मिल, तो इसके बीच में हाइफनेटेड है, तो ऐसे वाले वर्ड्स को भी 1 वर्ड गिना जाता है. तो आपके नंबर्स को जैसे 12, 63, 100 ये सबको 1 वर्ड बोल के गिना जाता है अगर वो नंबर फॉर्म में है. और हाइफन, जिन वर्ड्स के बीच में हाइफन है उन्हें भी हम 1 वर्ड गिनते हैं. तो ये हो गया इंस्ट्रक्शंस की बात, कितने वर्ड से हमें फिल करना है. नाउ instructions में sometimes it is written like sometimes the instruction can say using words from the text. अगर ऐसा है तो आपको टेक्स्ट में, मतलब पैसेज में जो वर्ड्स दिया गया है, यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, उन्हीं वर्ड्स को आपको यूज करना है. राइट? यू कैन नॉट इन्वेंट अ वर्ड विच मीन्स द सेम एंड फिल इन द ब्लैंक्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर पैसेज में दिया गया है ब्यूटिफुल और आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी ऐसा कुछ आ रहा है जिसका मतलब ब्यूटिफुल होना चाहिए, तो आपको ब्यूटिफुल ही लिखना है. आप प्रेटी या अमेजिंग synonym, but you cannot write that if it is not in the passage, right? So ये हो गए instructions. अभी before you start, आप आंसर करना स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए. एक चीज़ तो ये है कि fill in the blanks chronological order में आता है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऊपर आएगा, फिर सेकेंड. So the second question का आंसर will be followed by the first question का आंसर, थर्ड क्वेश्चन का आंसर सेकेंड क्वेश्चन का पैसेज के नीचे आएगा. ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लास्ट पैराग्राफ में आएगा,
सेकंड का थर्ड में आएगा, ऐसा नहीं, हैफेजर्ड नहीं होता है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फर्स्ट का कहीं बिगनिंग में आता है, सेकंड का उसके बाद आता है, थर्ड का उसके बाद, इस तरह से। तो इससे क्या होगा, आंसर ढूंढने में आपको आसानी हो जाएगी, आपको यहाँ वहाँ नहीं भागना है, आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही जाओगे। देन आपको अभी बिफोर यू स्टार्ट, डू नॉट रीड द पैसेज फर्स्ट, डू नॉट, प्लीज डू नॉट रीड द पैसेज, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, जो ब्लैंक वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं, दैट इज व्हाट यू हैव टू बी रीडिंग इन द बिगिनिंग, एंड you will be underlining the key words in your question, keywords, important words, जिससे आप आपका आंसर लोकेट कर पाओगे, उनको आप अंडरलाइन करते जो क्वेश्चन में, राइट। आफ्टर यू डू दिस, देन आप वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन को पूरा पढ़ो एंड डिसाइड करो कि यहाँ किस तरह का वर्ड आ सकता है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ ब्लैंक सेइंग दैट I am dash to the park tomorrow. अभी I am के बाद कोई वस्तु तो नहीं आ सकता, I am table, I am chair, I am ball, I am bat, ऐसा तो नहीं आ सकता, तो वस्तु हट गया। तो I am dash, यहाँ पे कोई क्वालिटी भी नहीं आ सकता है, क्योंकि बाद में to the park है, राइट। I am wonderful to the park, क्वालिटी नहीं आ सकता है। तो क्या किस तरह का वर्ड आ सकता है, आई एम, शायद गोइंग आ सकता है, शायद रनिंग आ सकता है, शायद वॉकिंग आ सकता है। तो किसी तरह का एक एक्शन या वर्ब आ सकता है। तो इस तरह से आप जब ब्लैंक वाले सेंटेंसेस पढ़ोगे क्वेश्चन, तो आप मन ही मन में डिसाइड कर लेना कि यहाँ किस तरह का वर्ड आ सकता है। तो आप जब पैसेज पढ़ोगे, when you read the passage, at that time you will be looking for that kind of a word, makes it easier, narrows your choices and helps you find the answer quicker and correctly. Now, अभी हो गया questions पढ़ना, fill in the blanks के। अभी आप passage में जाओगे, इसके पहले नहीं। आप passage में जाके you will skim and scan the passage. Skim and scan has been explained many times. Skim मतलब speed reading, right? And scan मतलब deep reading. आप skim करोगे आइडिया लाने की कि पैसेज किस बारे में है और कौन से वर्ड्स कहाँ हो सकते हैं। वो डीप रीडिंग नहीं है, स्पीड रीडिंग है। उसके बाद आपका जब कोई की वर्ड कहीं सामने आ जाए पैसेज का, वो पोर्शन को आप यू विल बी स्कैनिंग इट और रीडिंग इट इन डिटेल, ओनली दैट पोर्शन जहाँ पे आप कीवर्ड आपको मिलेगा, आपका कीवर्ड जो क्वेश्चन में है। तो ये याद हमें आईएलटीएस में हमेशा रखना चाहिए कि डायरेक्ट कीवर्ड्स बहुत कम मिलते हैं। आपको वो जो कीवर्ड्स या इम्पॉर्टेंट वर्ड क्वेश्चन में है, जिसके मदद से आप लोकेट कर रहे हो आंसर, वो डायरेक्टली नहीं मिलता। आपको उसके सिनोनिम्स यूज़ करने पड़ेंगे या आपको उसके सिनोनिम्स ढूंढने पड़ेंगे। नाउ अभी वो वाला पोर्शन आप ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन की आंसर ढूंढने की कोशिश करो, राइट। अभी इन फिल इन द ब्लैंक्स देयर आर सर्टेन चेक पॉइंट्स जो आपको देखना है टू आंसर द क्वेश्चन करेक्टली। व्हाट आर द चेक पॉइंट्स? द चेक पॉइंट्स आर मीनिंग, मतलब वर्ड का मतलब, ग्रामर आपका व्याकरण, कोलोकेशन जिस तरह से सेंटेंसेस यूजुअली बनते हैं या फ्रेजेस नॉर्मली बनते हैं, एंड द लास्ट वन इज कॉन्टेक्स्ट। तो इसको हम ब्रीफली अभी देख लेते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे जो है आप देखोगे ये वर्ड है प्लेजेंट, और इसके इतने सारे सिनोनिम्स हैं। कितने? आई थिंक अराउंड 20 synonyms are visible on your screen, right? लेकिन आप जब fill in the blanks करोगे, आपके blank या question के हिसाब से आपको जाना है, ना कि क्योंकि ये सारे इसके synonyms है, आप कुछ भी उठा के उनको वहाँ बिठा नहीं सकते हो, right? क्योंकि context में वो match नहीं होगा। So इतने सारे synonyms है। pleasant मतलब enjoyable हो सकता है, agreeable हो सकता है, good हो सकता है, फ्रेंडली हो सकता है, नाइस हो सकता है, लवली हो सकता है।
so many. So let's see in the next one हम क्या बोल रहे हैं. In the screen, in your screen, now you can see a question which says we could talk to our math teacher without any difficulty in the subject. He is very dash. He is very dash. Pleasant का एक synonym आपको बिठाना है. नीचे आपको 4 synonyms मिल रहे हैं. एक है nice, एक है friendly, एक है good, एक है approachable. Which one do you think fits here? इसमें nice टीचर के लिए नहीं हो सकता. Friendly टीचर friendly हो सकता, but let's look at the other. Good बहुत general है. Approachable जिसको आप आसानी से, जिसके पास आप जा सकते हो, चीज़ें पूछ सकते हो. So यहाँ पे आपका approachable सही बैठेगा. तो synonym का यूज़ या meaning का यूज़ आप किस तरह से करोगे. Grammar जैसे मैं अभी कुछ देर पहले बता रही थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब. सो इसका कौन सी टाइप की वर्ड आपको ब्लैंक में बिठाना है, ये भी आपको देखना है. इफ यू कम टू योर नेक्स्ट स्क्रीन, आप देखोगे 3 सेंटेंसेस है. मोनालिसा इज अ डैश पेंटिंग. मोनालिसा लियोनार्डो डा विंसी का बहुत फेमस पेंटिंग है, सबको मालूम है. सो मोनालिसा इज अ डैश पेंटिंग. द आर्टिस्ट हैज पेंटेड मोनालिसा डैश and this painting by the artist is dash. So इसमें आप फर्स्ट में आप मोनालिसा इज अ ब्यूटीफुली पेंटिंग नहीं बिठा सकते, आपको ब्यूटीफुल बिठाना है. सेकेंड में आर्टिस्ट हैज पेंटेड मोनालिसा कैसे, ब्यूटीफुली. द पेंटिंग बाय द आर्टिस्ट इज क्या, ब्यूटीफुल. सो ये 2 वर्ड्स को ही आप देखो, आप कितने तरीके से सही बिठा सकते हो. कोलोकेशन है फ्रेजेस जो नॉर्मली एक हैबिट से वैसे ही यूज किया जाता है, उसके विपरीत नहीं. यहाँ पे सेंटेंस बोल रहा है द मैच स्टार्ट्स एट 10 AM, प्लीज बी डैश टाइम. एट टाइम ऐसा नहीं बोला जाता है. इन टाइम सही सुना रहा है, लेकिन नॉर्मली इंग्लिश में इन टाइम नहीं बोला जाता है. प्लीज बी ऑन टाइम. ऑन टाइम इज द राइट आंसर बिकॉज आपका कोलोकेशन, या नॉर्मली इंग्लिश में ऑन टाइम बोलते हैं. बाकी चीज़ें ऐसे हैं कि प्लीज़ मेक योर बेड, येस्टरडे माई फ्रेंड मेट विथ एन एक्सीडेंट. ये जो फ्रेजेस है वो नॉर्मली ऐसे बोला जाता है. तो कोलोकेशन का भी आपको ध्यान रखना है. कॉन्टेक्स्ट, आई विल रीड आउट दिस फॉर यू. कॉन्टेक्स्ट मतलब किस संदर्भ में हम बोल रहे हैं. A garden had only trees and flower plants. There were mango, guava and apple trees and flowers like roses and lilies. The first dash tree was near the gate. This was followed by more trees and rows of roses and lilies. अगर ये सारे चीज़ जो ऊपर दिया गया है नहीं रहता, तो ये 3 वर्ड्स में से कोई भी एक सही बैठता. लेकिन क्योंकि आप सामने वाले चीज़ को लेके चल रहे हो, तो यहाँ पे द फर्स्ट ट्री नहीं होगा, टॉल ट्री भी नहीं होगा, क्योंकि हमने मैंगो, गुआवा एंड एप्पल के बारे में बात किया ऊपर, तो इसके लिए इट विल बी फ्रूट ट्री. सो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है. इनके साथ एक्सरसाइजेस कैसे करना है, वी विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो इफ यू रियली वांट टू मेक यूज ऑफ आवर क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, please subscribe to our channel, and if you found this useful, then please share it with your friends. I hope this was useful for you. Thank you very much and have a nice day.